हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एनवीएस टीजीटी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसके पहले हम 2 वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 29 नवंबर 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन। तो इसके पिछले 2 वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप आइए। अगर डायरेक्ट भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो एक मतलब क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऐसा है नहीं कि कॉन्सेप्ट है वो रिलेट होगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसके बाद उसे भी देख लेना, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये समझने के लिए कि हमको एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे हमको आइडिया लगता है कि क्या पूछा जा रहा है और किस लेवल तक पूछा जा रहा है। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमें क्या पढ़ना क्या नहीं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसको हम कल डिस्कस कर चुके थे कि मतलब एक स्टूडेंट है, उसके 2 बोन अलग हो गए, तो क्या रीजन है। यहाँ हमने आपको बताया था लिगामेंट, ये बताया था ना हमने आपको, बल्ब और बीटीएम। जो टेंडन होता है वो बोन को मसल से, और जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो अगर बोन ब्रेक हुआ है या फिर डिसलोकेटेड हुआ है तो वहाँ पे लिगामेंट ब्रेक हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से हमको डिस्कस करना है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास। यहाँ पे आपसे जो है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे केवीएस में भी पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे DSSB में पूछे गए हैं, और ये एनवीएस का क्वेश्चन है ही। तो यहाँ जो मैं आपको समझाने वाली हूँ उसको बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मैं बताऊंगी ये कई सारे मतलब क्वेश्चन में हेल्प करेगा आपको। तो क्या दिया है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मास किसका है ये आपको बताना है। तो आप फॉर्मूला नोट करेंगे। आपको दिया क्या गया है, 10 मोल्स ऑफ H2O, 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 2.0 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 4.0 मोल्स ऑफ CO2, ये आपको दिया गया है। अब देखिए आपसे मास पूछा है और मोल्स आपको दिया गया है, तो मास और मोल्स का क्या रिलेशन होता है ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मास अपॉन मोलर मास। इसको हम 60 में लिख रहे हैं, अगर आप लिखेंगे तो पूरा लिख लेना। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और इसी के इक्वल में लगाइए। आपसे कभी कभी पूछा जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे Na से, यानी आवोगाड्रो नंबर से। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाता है, मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे 22.4 लीटर इससे जो है डिवाइड करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको कभी कभी क्या बोलेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, और आपको मास दे दिया, तो मास दे दिया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए फिर उसको Na से मल्टीप्लाई करिए। आप डायरेक्ट यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं। आवोगाड्रो नंबर सबको पता होता है, मोलर मास सबको पता होता है, और मास आपको दिया जाएगा। मोलर मास दिया है, मोलर मास आपको पता है, मास आपको दिया जाएगा, Na पता है, तो आप क्या करेंगे, Na को इधर मल्टीप्लाई करके और इसे डिवाइड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। या फिर अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, वॉल्यूम पूछा गया है, तो आवोगाड्रो नंबर पता ही है, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मतलब इक्वेट कर करके आप यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह नंबर ऑफ एटम पूछता है, तो यहाँ पे जितने एटम होते हैं उससे आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इतना अभी हमने आपको बता दिया। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके बेस पे इसको सॉल्व करेंगे, और जब जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो वहाँ पे हम इसको बताएंगे कि इस फॉर्मूले को किस तरह से यूज किया जाता है। तो अभी के लिए आप क्या याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि यहाँ पे हमसे मास पूछा गया है और नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब देखिए मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास।
अब आप सिंपल सा एक काम करिए, सबके मोलर मास क्या करेंगे, निकाल लीजिए, सबके मोलर मास निकाल लीजिए। तो मोलर मास कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए H2O है, हम एक बार निकाल के बता दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहां से कर देंगे। H2O है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, ये आपको याद करना होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, सॉरी 32 नहीं 16 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 2 जा 16, इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा 18, यानी जो H2O होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है। कितना होता है 18 होता है। उसके बाद देखिए और हमको क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है C12H22O11। अब जब आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो C12 कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6, उसका हम डबल कर देंगे यानी 12। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम हैं 12 हैं, तो 12 इंटू 12 ये कितना हो गया 144। और देखिए हाइड्रोजन कितना है 22, तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 और यहाँ 22, तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 ही हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 11, और अभी हमने बताया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, तो ये 16 इंटू 11 इक्वल टू 671, ये हो गया। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 6 2 8 8 4 12, ये हो गया 1 7 2 9 4 9 5 14, यानी ये 4 हो गया, और 1 1 2 1 3, ये 342, यानी जो ग्लूकोज होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 342, 342। उसके बाद देखिए, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसको कैसे निकालेंगे, जो कैल्शियम होता है उसका 40 होता है मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 और 20 2 जा 40। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर रहे हैं, लेकिन ये कभी कभी किसी किसी केस में लागू नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 2 जा 34 होता है, लेकिन क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 35.5 होता है। तो आप एक बार मॉलिक्यूलर मास जो है याद कर लेंगे तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम का 40 हो गया, कार्बन का कितना हो गया 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 तियाँ 48 हो गया। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो 8 2 10 हो गया 1 4 4 8 1 9, तो ये हो गया 100। ये यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 100, तो इसको आप याद रखते जाना। इसका 18 हो गया, इसका 342 हो गया, इसका 100 हो गया। और यहाँ पे CO2, CO2 का कितना हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा 224 314, यहाँ पे 44 यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पे मास इक्वल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, आप केवल कैलकुलेशन है बस। मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मोलर मास हमने सबका निकाल लिया। तो देखो H2O जो है, जो वाटर है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 10 इनटू मोलर मास कितना हमने निकाला 18, तो ये कितना हो गया 180 मास है तो ग्राम हो जाएगा। उसके बाद ये इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, और इसका मोलर मास कितना आया था 342। जब इसको आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 14 और हाँ 2 1 2, तो ये हो गया 171 ग्राम। और जब आप इसको निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया था 100, तो ये कितना हो गया 200। और इसको देखिए नंबर ऑफ मोल्स 4, CO2 इसका जो मॉलिक्यूलर मास कितना आया था 44, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1 17, 176। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईएस्ट मास किसका है, तो क्या है, ये 180 है, ये 171 है, ये 176 है, ये जो है यहाँ पे हमारा
200 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मास किसका हो जाएगा? 2.0 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने आपको आराम से समझाया है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा होगा। लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालते हैं। और जब आप मॉलिक्यूलर मास को निकाल लेंगे तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं, बस इसको पुट करके आपको कैलकुलेट कर लेना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्स इज 18 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस इज 20। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एक्स। तो इस बेस पे हमने कई बार आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, तो अब ये आपको इजीली समझ में आएगा। आपसे पूछा है कि इसका जो है रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 18। तो हमको पता है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 18, यानी एटॉमिक नंबर कितना होगा? 18। तो 18 एटॉमिक नंबर यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा। अब ये है 18 और ये है 18, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब हमको देखना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको 20 दिया है, और यहाँ जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। यानी हमको यहाँ से निकालना है मास नंबर। जो मास नंबर होता है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है क्वेश्चन में? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 38। तो क्या हो गया? 38 इसमें दिया, यहाँ तो 36 दिया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम अभी आपको पिछले 2 वीडियोज में, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में इसको बताए हैं, क्योंकि वहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ द एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ द 4th ट्रॉपिक लेवल इज 15 जूल, द एनर्जी मेड अवेलेबल बाय द प्रोड्यूसर फॉर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इमीडिएट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा सा हार्ड बनाया गया है, वो भी आपको घुमाने के लिए। सबसे पहले आपको दिया गया कि जो ऑर्गेनिज्म 4th ट्रॉपिक लेवल पे है उसकी जो एनर्जी है वो 15 जूल है। तो 1 2 3 4th पे ये है 4th ट्रॉपिक लेवल पे, यानी स्नेक का जो एनर्जी है वो 15 जूल है। 15 जूल है। अब आपसे क्या पूछा गया? द एनर्जी मेड अवेलेबल बाय द प्रोड्यूसर, इतना तो पूछा। आगे देखो, एनर्जी मेड अवेलेबल बाय द प्रोड्यूसर फॉर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इमीडिएट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। आपको एनर्जी प्रोड्यूसर के लिए नहीं, इसके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए बताना है। यानी आपको बताना है कि ग्रॉस हॉपर की एनर्जी कितनी होगी। और देखो, ये यहाँ पे हमारा 10% ला लगता है, सबको पता है। जब हम आगे जाते हैं तो 10% करते जाते हैं, तो जब हम पीछे आएंगे तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 जूल है, जब हम पीछे चलेंगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 150 जूल। और इससे पीछे जब हम चलेंगे तो यहाँ इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1500 जूल। 1500 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता एनर्जी अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसर तो इसके आगे हम चल लेते हैं और ये हो जाता हमारा 15,000 जूल। लेकिन हमसे पूछा है एनर्जी अवेलेबल बाय प्रोड्यूसर फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द इमीडिएट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी ग्रॉस हॉपर के लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। बस लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना था कि यहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए नहीं, वो प्रोड्यूसर के नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए एनर्जी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में पढ़ सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, जो CO2 है वो रिड्यूज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2, ये फॉल्स है। यहाँ पे
कार्बन का CO2 में ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन यानी लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी यानी फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ये बिल्कुल सही है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, देखो जैसे मान लो सनलाइट आई तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके बाद जैसे जो CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया, तो ये किसके प्रोसेस के थ्रू हुआ? जब लाइट आई तो जो लाइट आई उसका कन्वर्जन हो गया केमिकल एनर्जी में, यानी यहाँ पे ये भी क्या है? ट्रू है। तो हमसे पूछा गया है फोटोसिंथेसिस के इवेंट के दौरान क्या होता क्या नहीं होता, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2 ऐसा कुछ नहीं होता, यानी ये फॉल्स है। तो बी ऑप्शन यहाँ है, ये भी फॉल्स, बी ऑप्शन यहाँ, ये भी फॉल्स। ए तो सही है, यानी CO2 का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है, ये सही है। तो यहाँ पे ए दिया नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, सी एंड डी। ए, सी एंड डी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे हो गया रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप फोटोसिंथेसिस को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे 11th-12th मतलब 11th में है प्लांट फिजियोलॉजी में, तो आप देखेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी होता है, जहाँ पे हम मतलब साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी होता है। और इसके अलावा क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ATP भी होता है और कार्बन फिक्सेशन भी होता है। तो इसके अलावा भी मतलब मान लीजिए यहाँ तो 3 दिया, इसके अलावा कोई भी देगा उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 कार्बन टू CO2 ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रे ऑफ लाइट प्रोपागेटिंग थ्रू अ मीडियम A enters another medium B such that the angles of incident and angle of reflection are alpha and beta, given that sin alpha equal to 1 by x, sin beta equal to 1 by y, the refractive index of medium A with respect to medium B is। देखो यहाँ पे क्या दिया है? अ रे ऑफ लाइट प्रोपागेटिंग थ्रू अ मीडियम A, मतलब मान लीजिए इस तरह से ये हमारा एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम, यहाँ से कोई लाइट आई वो दूसरे और ये हो गया हमारा नॉर्मल, वो दूसरे मीडियम में इंटर करी, जो है जब ये दूसरे मीडियम में इंटर करी तो यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी जो ये एंगल है वो कितना दिया हुआ है? अल्फा। अल्फा कितना दिया है? 1/x। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी जब ये उसमें से पार करी, जब दूसरे मीडियम में गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना दिया है? बीटा। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है N1 साइन θ1 इक्वल टू N2 साइन θ2। अब यहाँ θ1 θ2 दिया नहीं, यहाँ अल्फा और बीटा दिया, इसको हम अल्फा बीटा लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, N इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 N2 को इधर लाएंगे, N1 अपान N2 इक्वल टू साइन बीटा उधर ही रह जाएगा, साइन बीटा अपान साइन अल्फा, साइन बीटा अपान साइन अल्फा। और साइन बीटा की वैल्यू कितनी दी है? 1/y अपान साइन अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? 1/x। अब आप जब x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x अपान y। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? x अपान y। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। मतलब देखो मान लो कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और वहां आपसे एंगल की बात हो रही है, तो आप क्या लगाएंगे? N1 साइन θ1 इक्वल टू N2 साइन θ2। मतलब वो चाहे अल्फा, यहाँ तो अल्फा बीटा दे दिया, नहीं देता तो हम यहाँ पे θ1 θ2 ले लेते हैं। और अगर यहाँ पे ये अल्फा इक्वल टू 1/x या 1/y ना देके कोई एंगल दे देता, मान लो अल्फा इक्वल टू 30 दे दिया और यहाँ पे बीटा इक्वल टू 60 दे दिया, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे साइन 60 अपान साइन 30 रख लेते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू ना देके 1/x 1/y इस तरह से लिख दिया। तो इस वेराइटी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी अच्छे से आप ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे क्या है? अ ग्रुप ऑफ 3 मेटल्स which can be obtained by the electrolysis of their molten chloride। यहाँ पे आपको 3 मेटल के ऐसे ग्रुप को बताना है जो कि
इलेक्ट्रोलाइज मतलब उसका इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो वो अपने मोल्टेन क्लोराइड से जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो इसके पीछे का सिंपल सा फंडा ये है कि ऐसे मेटल जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो अपने मोल्टेन क्लोराइड स्टेट से ही उसका जो है इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो हमने आपको रिएक्टिव सीरीज बताया ही है इस तरह से, पोटेशियम का न ब कार मागे, इस तरह से हमने आपको ये सीरीज जो है बताया हुआ है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, यहाँ पे सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो क्या क्या हो जाएगा, सोडियम कहाँ पे है, यहाँ पे है सोडियम, मैग्नीज तो है नहीं, सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। सोडियम, बेरियम होता तो ये भी ले लेते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम तो है नहीं, तो हमको सबसे ऊपर से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या क्या हो गए, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, अ ग्रुप ऑफ 3 मेटल्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड, मतलब ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको इनके मोल्टेन क्लोराइड स्टेट से जो है इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। ये आप जो है इस टॉपिक को पढ़ते हैं मेटलर्जी में, वहाँ पे ये आपको बताया जाता है कि मतलब जब आप ये पढ़ते हैं कि किसी भी एलिमेंट को उसके ओर्स से कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में उनको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेल ऑर्गेनेलीज दैट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स आर। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज है जिसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। गोल्गी ऑपरेटस एंड लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, प्लास्टिड एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, खुद का डीएनए और राइबोसोम किसके पास होता है, तो वो होता हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की ही लाइन है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, इन दोनों में क्या होता है, खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टू मिसिबल लिक्विड having boiling point 132 डिग्री सेल्सियस एंड 150 डिग्री सेल्सियस कैन बी सेपरेटेड बाई। दो मिसिबल लिक्विड हैं, यानी वो एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस है। देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वहाँ पे जो सेपरेटिंग मेथड होता है वो होता है डिस्टिलेशन, लेकिन यहाँ डिस्टिलेशन में दो ऑप्शन है, एक है हमारा डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई है, यानी डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। लेकिन अगर चेंज, मतलब अगर यहाँ पे चेंज 25 से कम है, 25 से कम है, तो वो हो जाएगा हमारा, वहाँ पे हम लगाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे पूछा है टू मिसिबल लिक्विड दैट है बॉइलिंग पॉइंट, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम है या 25 है तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट करते हैं। इसे मैं आपको एक बार इसका क्लासिफिकेशन दिखा देती हूँ, एक सेकेंड रुकना। देखो यहाँ पे डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, यानी दो ऐसे मिक्सचर जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, वहां पे हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। आल्सो यूज टू सेपरेट वोलाटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल। तो ये तो आप याद रख ही लेना। आगे देखो टाइप्स क्या हैं, एक तो है सिंपल डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या है, टू सेपरेट लिक्विड्स व्हिच हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ पे हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। इस एग्जाम्पल को याद रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो टू सेपरेट लिक्विड्स व्हिच हैव स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि अभी हमसे पूछा गया है, मतलब स्मॉल डिफरेंस 25 से कम होना चाहिए। टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्री से क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, तो वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यहाँ पे क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो इसको जो है आप याद कर लेना इतना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि यहाँ पे इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम है।
आगे क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहां पे आपको एक इक्वेशन दिया गया है, ये हो गया हमारा इक्वेशन, और पूछा गया है, अब देखिए यहां से आप ऑप्शन से पता लगा लेंगे क्या पूछा गया है। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 एंड MnO2 इज रिड्यूज, मतलब आपको ये बताना है क्या ऑक्सीडाइज हुआ है क्या रिड्यूज हुआ है। तो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूज हुआ है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे MnO2 तो यहाँ पे आएगा +4, O2 के पास आएगा हमारा -2 और H पे हो जाएगा +1, Cl पे -1, ये आपको याद होना चाहिए। और Cl2 पे -1 होता तो यहाँ पे हो जाएगा +2 और यहाँ -2। H2O से हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें HCl और Mn देखना है। और ये हो गया हमारा Cl2। जब भी कोई एटम एलिमेंटल स्टेट में होता है तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। तो Cl2 अपने आप में स्वतंत्र है यहाँ पे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए अगर आप सोचेंगे MnO2 पे हमने जो है +4 कैसे लिखा, तो O2 पे -2 होता है, Cl पे -1 होता है, H पे +1 होता है, ये आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए मान लो अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो ये हो जाएगा X, तो इसको X मान लेंगे। और O2 पे कितना होता है, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक O2 पे -2 और O2 कितने हैं, 2 हैं, तो X - 4 = 0, X - 4 = 0। और यहाँ पे X = क्या हो जाएगा, +4, क्या हो जाएगा, +4। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, ये था हमारा +4, ये है -2, ये है +1 -1, Mn पे +2, इसी तरह हम सब पे निकाल लेंगे। और Cl2 पे 0 क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसे भूलते हैं तो आप ऐसे याद रखना, ऑक्सीडेशन में O है, लॉस में O है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका उल्टा कर देंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए MnO2 में +4 है और यहाँ MnCl2 में +2 है, तो +4 से जब हम +2 में जाएंगे तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास अभी +4 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे। अब जब इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो अब इसके पास केवल +2 बचा, यानी यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी जो MnO2 है वो क्या हुआ है, रिड्यूज हुआ है। क्या हुआ है, रिड्यूज हुआ है। MnO2 क्या हुआ है, रिड्यूज हुआ है। तो MnO2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज लिखा, ये भी रॉन्ग है, MnO2 ऑक्सीडाइज ये भी रॉन्ग है, या तो ये सही है या तो ये सही है। अब हमको देखना है HCl का क्या हुआ है। तो HCl देखिए यहाँ पे क्या है, HCl में, Cl में यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 है, तो -1 से 0 हो गया, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। वो आप इससे या इससे दोनों से ही निकाल सकते हैं। तो HCl क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो HCl यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 में। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 एंड MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। ये जो है आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, द मीनिंग ऑफ ओजोन होल इज। ओजोन होल का क्या मतलब है, क्रिएटिंग ऑफ अ लार्ज साइज्ड होल इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में एक लार्ज साइज का होल हो जाना, स्मॉल होल्स स्कैटर्ड इन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में एक स्मॉल होल का स्कैटर्ड हो जाना, या फिर थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर का अपर रीजन है उसका थिन हो जाना, या फिर हिंड्रेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए ओजोन होल का क्या मतलब होता है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन
होल मीन्स थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे है इन ह्यूमन बींग्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय। ह्यूमन में पोस्चर और बैलेंस किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुला। तो देखिए एक होता हमारा फोर ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। जो हाइंड ब्रेन होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा और यहाँ पे पोन्स और सेरिबेलम। तो देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है पोस्चर और बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है सेरिबेलम। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, एक तो सेरिबेलम होता है, एक सेरिब्रम होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर है, यहाँ पे एल है और बैलेंस में क्या है, एल है। तो इस तरह से इसको आप याद कर लेना, सेरिबेलम बैलेंस करता है, बेलम बैलेंस, इस तरह से याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बैलेंसिंग में कौन हेल्प करता है, तो आप बताएंगे सेरिबेलम। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट किसका है, जैसे आपसे पूछ लेगा बताइए मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इस तरह से आपको ऑप्शन दे देंगे। इस वजह से मैंने आपको ये बताया कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम, जबकि फोर ब्रेन में सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो इसके पार्ट को भी याद रख लेना, बाकी ये भी याद रख लेना बैलेंसिंग में कौन हेल्प करता है, बेलम, यानी सेरिबेलम, बरम नहीं, बेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग 4 एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर आर गिवन इन पैरेंथेसिस। देखिए यहाँ पे है 9, 11, 12, 13। आपको बताना क्या है, एलिमेंट हैविंग सेम वैलेंसी। आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिए गए हैं इनमें से किनकी वैलेंसी सेम है। तो देखिए वैलेंसी मीन्स क्या होता है, पहले ये समझिए। वैलेंसी मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। अब आप क्या करेंगे, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए यहाँ पे 9 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7 हो जाएगा। 11 है तो 2, 8 and 1 हो जाएगा। 12 है तो 2, 8 and 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको मालूम होगा। 13 है तो 2, 8 and 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको अपनी वैलेंसी मतलब ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको अपने मतलब ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने की ज़रूरत है। अगर हम इसको 1 दे देंगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 निकाल देंगे तो इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा। हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये भी 8 चाहता है, 1 ले लेगा। चाहे हम लेते हैं या फिर देते हैं, जितना लेते हैं या जितना देते हैं वही हमारी क्या होती है, वैलेंसी। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, और यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, यानी दोनों की ही वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड बी सेम वैलेंसी रखते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपसे कभी भी सेम वैलेंसी या वैलेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और वहाँ से फिर उसको आप निकाल सकते हैं जो भी आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर। मतलब जब हम मेटल ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में, मेटल ऑक्साइड मान लो यहाँ पे हम Fe2O3 ले लिए, ये हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड। जब हम इसको रिड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो हमने क्या बोला, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर
तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट निकलता है। यहाँ तो हीट निकल नहीं रहा, यहाँ हीट निकल नहीं रहा, हीट दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थर्माइट रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू 2Fe प्लस Al2O3 और यहाँ पे हीट। देखो ये जो रिएक्शन है ये आपको 10th क्लास में जो है एग्जैक्ट मिल जाएगा और वहाँ पे ये नेम भी मिल जाएगा, थर्माइट रिएक्शन। यानी ये जो रिएक्शन है इसी को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। और अगर आपसे कभी डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम पाउडर इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। यानी यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है और वो रिएक्शन होता है हमारा Fe2O3 के साथ में। और अगर लार्ज अमाउंट में हीट निकल रहा है, इसको आप एक और नाम दे सकते हो, इसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि थर्माइट रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक, तो आप क्या बताएंगे? एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हैं और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से सेम क्वेश्चन जो है KVS में भी पूछा गया है। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस L विथ स्पीड V1 एंड द अदर हाफ विथ स्पीड V2, देन द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स। देखो यहाँ पे मान लीजिए एक व्हीकल है, ये एक रास्ता है, बोला जा रहा कि हाफ दूरी को वो V1 स्पीड के साथ में ट्रेवल करता है और V2 मतलब हाफ, ये हो गया हमारा D/2, ये हो गया D/2, मतलब हाफ दूरी को V1 के साथ में और हाफ दूरी को V2 के साथ में। अगर कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट याद रखना उसका फॉर्मूला क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2V1V2 अपान V1 प्लस V2। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 2V1V2 अपान V1 प्लस V2। अगर आपसे दे देता, मान लो यहाँ पे दे देता कि अ व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस L विथ स्पीड, यहाँ पे दे देता 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ दे देता 30 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, 2 इंटू V1 की जगह 20 प्लस V2 की जगह 30 अपान V1 प्लस V2, यानी 20 प्लस 30 इक्वल टू 50। और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया अपान 50। और इसको हम कट कर देते तो ये हमारा जो है यहाँ से आंसर आ जाता 2.4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर आ जाता। यानी कभी कभी आपको वैल्यू भी दे के पूछेगा तो आप यही फॉर्मूला लगाना, 2V1V2 अपान V1 प्लस V2, जो भी वैल्यू दी होगी इसमें पुट कर देना। और अगर मान लीजिए यहीं पे इस तरह से क्वेश्चन पूछे, ये है आपका, इसको 3 इक्वल पार्ट में पूछे कि मतलब उसका तिहाई भाग वो चलता है V1 से, V2 से, V3 से, तो आप क्या करेंगे? 3V1 V2 V3 अपान V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से जो है आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एन इंजन ऑफ मास 1000 kg pulls a train of 5 wagon each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 45,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, the acceleration of train is। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा एक इंजन है, बना लेते हैं भाई। इसमें 5 वैगन है, 5 डब्बे हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिब्बे हो गए और ये एक हमारा क्या हो गया? इंजन हो गया। ये हमारा इंजन हो गया। क्या बोला जा रहा? इंजन ऑफ मास 1000 kg, इसका जो मास है वो कितना है? 1000 kg नहीं, 10,000 kg है। और जो वैगन है, जो ये 5 डब्बे हैं, इसका मास कितना दिया है? 2000 kg। तो जो इंजन का मास है उसको हम कैपिटल M से लिख लेते हैं और डब्बों के मास को हम स्मॉल m से लिख लेते हैं, और 5 डब्बे हैं तो 5m लिख लेते हैं। ठीक है, आगे देखो। इफ द इंजन एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 45,000, और यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन फोर्स 5000, यानी अगर ये 45,000 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसको 5000 न्यूटन के फोर्स से पीछे खींच रहा है। यानी अगर हम F नेट देखें, ओवरऑल फोर्स
मतलब टोटल फोर्स इंजन कितना लगा रहा होगा, तो 5000 को माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 40,000 हमारा एफ नेट हो गया, यानी टोटल फोर्स 40,000 हो गया। अब देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमको क्या बताना है, एसिलरेशन। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। और एम यहाँ पे क्या है, इंजन भी है और वेगन भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं m प्लस 5m। और यहाँ पे एसिलरेशन हमको निकालना है, तो a इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट, यानी जो हमारा नेट फोर्स है, अपान कैपिटल M प्लस 5 और स्मॉल m। एफ नेट हमारा कितना है, 40,000 है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो इंजन का मास है वो कितना है, 10,000 है, प्लस यहाँ पे जो वेगन है वो है 5 इंटू 2,000, क्योंकि 5 डिब्बे हैं 2,000 किलो के, तो 5 इंटू 2,000। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, तो ये भी हो जाएगा 10,000। और दोनों को जब ऐड करेंगे, देखो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा, 10,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 से जब आप 40,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.0 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। क्या बोला था, एक इंजन है 10,000 केजी का, उसमें 5 डिब्बे लगे हुए हैं जो कि 2,000 केजी के हैं, वो सीधे जो है जा रहा है, वो आगे की तरफ 45,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ 5,000 लग रहा। तो अगर हम टोटल फोर्स की बात करें जो कि इंजन लगा रहा वो हो जाएगा 40,000, क्योंकि 5,000 हम माइनस कर देंगे, वो पीछे की तरफ लग रहा। और अगर हम बात करें टोटल मास की, तो इस ट्रेन के टोटल मास की बात करोगे तो 10,000 जो है वो मास है इंजन का, जबकि 2,000 है ईच वेगन, यानी 5 वेगन, तो 5 2 जा 10,000। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे एसिलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ पे टोटल मास कितना आ जाएगा 20,000 और फोर्स कितना आया 40,000। दोनों को यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमको क्या बतानी है, एसआई यूनिट एंड एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमको बताना है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एसआई यूनिट क्या होगा। तो देखो F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो हमको G की एसआई यूनिट निकालनी है, तो G को हम इधर ले आएंगे, F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 प्लस m2, सॉरी प्लस नहीं है इंटू है। अब देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और दूरी r क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपान, और ये क्या है मास, 2 मास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यहाँ भी है। देखो मीटर पर सेकंड किसकी वैल्यू होती है, स्पीड की या फिर वेलोसिटी की, लेकिन हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जो एसिलरेशन होता है, देखो जो स्पीड या वेलोसिटी होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो एसिलरेशन होता है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे ये एसिलरेशन सिंपल हो, चाहे एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, कुछ भी हो, एसिलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 ऑब्जेक्ट A, B, C and D are running on a leveled horizontal road with different speed. The speed of every object remains uniform if the distance time graph of 4 objects are as per diagram. The correct statement about the motion of the object is. देखो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है 4 ऑब्जेक्ट हैं जो कि रन कर रहे हैं और उसको यहाँ पे ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू आपसे जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो स्टेटमेंट एक बार देख लो क्या है, B इज फास्टर देन C, A इज स्लोएस्ट, C इज फास्टर देन D, D इज स्लोएस्ट। इस तरह से आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देखो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या बताता है? वेलोसिटी या फिर स्पीड। क्या बताता है? स्पीड। वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या बताएगा? स्पीड। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अब यहाँ पे डी एस बाई डी टी का स्लोप क्या है? वेलोसिटी। देखो अब यहाँ पे जितना ज़्यादा इसका स्लोप क्या है? सबसे कम है। इसका स्लोप और ज़्यादा, इसका स्लोप और ज़्यादा, इसका स्लोप और ज़्यादा। स्लोप मीन्स क्या होता है? ढलान। इसकी ढलान कम है, इसकी ढलान सबसे ज़्यादा है। यानी यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखोगे बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखोगे धीरे 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 आएगा। तो आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इसका स्लोप सबसे कम है। जो ए है उसका स्लोप सबसे कम है, यानी उसकी स्पीड क्या होगी? सबसे कम होगी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ए है वो सबसे लो मूव करेगा, सबसे स्लोएस्ट मूव करेगा। तो क्या हो जाएगा? ए इज स्लोएस्ट और डी क्या है? फास्टेस्ट। डी सबसे ज़्यादा जल्दी मूव करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पूछे जाते हैं, आप उसका स्लोप निकाल लेंगे। जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा वो, मतलब जो भी पूछा जाएगा आपसे, स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया तो स्पीड, तो जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा स्पीड। इस तरह से जो है आप उसको निकाल लेंगे। और मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज आई का दे देता है और रेजिस्टेंस का पूछ लेता है, तो ए बी सी इस तरह, मतलब या फिर यहाँ पे R1 R2 R3 ऐसे पूछ लेगा, तो हम बोलेंगे R1 जो है वो सबसे कम है, यानी रेजिस्टेंस R1 क्या है? सबसे कम है। इस तरह से भी अभी आगे इसी वाले सेट में क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट। आपको यहाँ पे यूनिट बताना है, किलोवाट आर, जूल, न्यूटन मीटर, पास्कल मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी आपको बतानी है, इनमें से कौन कौन सा है? तो देखो यूनिट ऑफ एनर्जी एक तो सबको पता होता है जो कि है जूल। जूल क्या है? एनर्जी की यूनिट है, ये सबको पता है। तो बी तो होगा ही होगा। बी यहाँ भी है, यहाँ है नहीं, यहाँ, अरे यहाँ भी है। चलो कोई नहीं, इससे एलिमिनेट नहीं करते हैं। यहाँ हम समझते हैं एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है। और अब यहाँ से ऑप्शन देख के ये पता चल रहा कि जूल के अलावा भी हम जो है एनर्जी की यूनिट हमें निकालना होगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम। अब अगर यहाँ से आप एनर्जी इक्वल टू लिखेंगे P इंटू टी, तो जो पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है? वाट। वाट और टाइम का क्या हो जाएगा? आवर। तो वाट आवर कह सकते हैं, या फिर इसी को हम किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ किलोवाट आर दिया है तो हम इसको मान लेंगे, वाट दिया होता तो इसको मान लेते। तो यहाँ पे किलोवाट आर भी जो है वो एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। हमने कहाँ से डिराइव किया? पावर के फॉर्मूले से। अब इसके अलावा देखिए ए एंड बी हो गया न्यूटन मीटर। अब आपको ये भी पता है पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी तो एनर्जी है। तो यहाँ से भी हम डिराइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब अगर यहाँ से आप देखेंगे mg को एक साथ ले लीजिए और ये हो गया h, तो mg ये हो गया हमारा फोर्स यानी न्यूटन, और h यानी हाइट हो गया, तो हाइट क्या हो जाएगा? मीटर। यानी न्यूटन मीटर भी क्या हो गया? एनर्जी की यूनिट। तो यहाँ से एनर्जी की यूनिट क्या क्या हो जाएगी? किलोवाट आर, जूल, न्यूटन मीटर। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, चारों तो है नहीं, यानी ये तो होगा नहीं। आगे क्या है? सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ स्पीसीज ऑफ हनी बी विच हैज हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी एंड इज कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। आपको बताना है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ स्पीसीज ऑफ हनी बी विच हैज हाई हनी कैपेसिटी। तो हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी किस में होता है? एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस मेलिफेरा। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, एपिस मेलिफेरा जो होती है इसकी हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है और ये हनी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू प्लेस अ शाइनिंग कॉपर प्लेट इन अ बीकर कंटेनिंग एक्वस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट। अब ये फिर से मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वहां से क्वेश्चन है। क्या है? द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू एंड ग्रे लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द कॉपर प्लेट, सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, सॉल्यूशन रिमेन ग्रीन, सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू एंड कॉपर प्लेट बिकम थिनर।
सॉल्यूशन रिमेन ग्रीन एंड नो चेंज टेक्स प्लेस इन कॉपर प्लेट। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन यू प्लेस अ शाइनिंग कॉपर प्लेट। आप कॉपर प्लेट को कहाँ पे रख रहे हैं? एक्वस फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट यानी FeSO4, और ये कैसा है? एक्वस है। इसमें जब आप रख रहे हैं तो आपसे पूछा जा रहा कि क्या चेंज होगा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। तो अभी हमने आपको बताया का, ना, बा, कार, मागी, ये हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, Sn, Pb यानी लेड, और ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे आता है Cu, Hg, Ag, Au, At। ये अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ है, कॉपर यहाँ है, और आयरन कहाँ पे है? आयरन यहाँ है, यानी आयरन ऊपर है। आप इसको नीचे मतलब लगाते जाना इसके। तो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो कॉपर जो है ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर का कलर क्या होता है? ग्रीन। और अगर ये इसको डिस्प्लेस करता तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनता, यानी यहाँ पे कलर चेंज होता। लेकिन कॉपर नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है, तो जो ऊपर होता है नीचे वाला उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे कॉपर Fe को यानी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा द सॉल्यूशन रिमेन्स ग्रीन एंड नो चेंज टेक्स प्लेस इन कॉपर प्लेट। यहाँ पे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंज कॉपर प्लेट पे नहीं होगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। फ्रॉम द गिवन वोल्टेज करंट ग्राफ, आ गया ना वही जो अभी हमने आपको बताया। देखो क्या है, फ्रॉम द गिवन VI ग्राफ फॉर 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3 इट मे बी कंक्लूडेड दैट। अब यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ और आपसे इस तरह से जो है ऑप्शन भी देख लीजिए। ऐसे आपसे ऑप्शन पूछा गया है कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, इस तरह से दिया हुआ है, या फिर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। तो अब देखिए VI ग्राफ दिया है और रेजिस्टेंस यहाँ पे स्लोप है, तो आपको ये पता है V इक्वल टू आई आर, और अगर हमको R निकालना है तो R इक्वल टू V बाई आई, V बाई आई, V यहाँ है, I यहाँ है, V बाई आई। अब V बाई आई जो है उसका स्लोप क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। तो जो R1 है इसका स्लोप सबसे कम है, यानी R1 जो है वो सबसे कम हो जाएगा, R2 उससे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका स्लोप इससे ज़्यादा है, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, यानी R3 क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R3 सबसे ज़्यादा है, तो R3 सबसे ज़्यादा किस में है? बी ऑप्शन। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। देखो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, मान लीजिए ये I की जगह V दे देता और V की जगह I दे देता, तो फॉर्मूला तो हमको पता है V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू V बाई आई, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ा है, तो हम क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, यानी जो R3 है जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा है वो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे खेल जो है चेंज हो चुका है। तो आप अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट अ कोवैलेंट कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है। देखो कोई भी कंपाउंड अगर दो उसमें से एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो तो वो होता है हमारा आयनिक कंपाउंड। तो Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है, ये आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। ये मेटल है, ये मतलब NO3 पे माइनस, ये भी आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। CaSO4 भी हमारा आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन CCl4 जो होता है ये कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा? कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पे देखो KNO3 आयनिक क्यों है? NO3 पे माइनस होता है, K पे प्लस होता है, Ca2 प्लस SO4 2 माइनस, तो इस वजह से ये क्या है? आयनिक है। Na प्लस Cl माइनस, ये क्या है? आयनिक है।
लेकिन आप C+Cl- इस तरह से कभी नहीं देखते हो। ये हमारा जो है दोनों ही तरह से आप इसको निकाल लेना। एक तो ये नॉन मेटल के बीच में बना है, इस वजह से कोवेलेंट है, या फिर इस तरह से भी कि मेटल नॉन मेटल के बीच में जो है आयनिक कंपाउंड होगा, या फिर आयन बनने चाहिए तो आयनिक होगा। तो ये तीनों आयनिक हो गए, तो बचा कौन? ये बचा, ये क्या हो गया? कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द फॉर्मूला ऑफ अ कार्बन कंपाउंड X इज C2H6O which is used as an antifreeze in car fuels. This compound on oxidation produces compound Y which on being treated with baking soda solution gives effervescence X and Y respectively are. अब देखिए जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे वैसे आप इसको बनाते जाइए, उसको सॉल्व करते जाइए। तो देखो क्या है, फॉर्मूला ऑफ अ कार्बन कंपाउंड X इज C2H6O which is used as an antifreeze in car fuels. अब आपको ये पता होना चाहिए कि कार फ्यूल में एंटीफ्रीज की तरह कौन यूज होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में सॉल्व नहीं कर सकते। यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे कई नॉलेज की डिमांड कर रहा है, यानी आपको कई चीज़ें एक साथ पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे एंटी फ्रीज की तरह कार फ्यूल में यूज होने वाला कौन होता है? वो होता है एल्कोहल। और एल्कोहल में क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर उसी को हम इथेनॉल बोलते हैं। तो ये है हमारा एक्स। जब हमको ये पता चला एंटी फ्रीज की तरह इथेनॉल यूज होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इथेनॉल, यानी एक्स तो हमारा क्या हो गया? इथेनॉल। अब आगे भी हमें निकालना होगा क्योंकि एक ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। अब क्या बोला जा रहा है? दिस कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कंपाउंड वाई, यानी ये जो एक्स है जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? वाई बन रहा है। क्या बन रहा है? वाई बन रहा है। तो वाई बन रहा है। आगे क्या लिखा है? विच ऑन बीइंग ट्रीटेड विथ बेकिंग सोडा। ठीक है, उसको हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके हमें क्या मिलता है। तो आपको अब ये पता होना चाहिए जो इथेनॉल होता है जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है इथेनोइक एसिड। चलो हम इसका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, आप हिंदी में भी लिख लेना, इथेनोइक एसिड। ये बना और इसके साथ में जल भी बनता है। आगे क्या लिखा है? वाई विच ऑन बीइंग ट्रीटेड विथ बेकिंग सोडा। ये जो वाई आया इसको जब हम बेकिंग सोडा के साथ में ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है? इफरवेसेंस, यानी यहाँ पे CO2 जो है बनेगा। तो जब हम इसको बेकिंग सोडा के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए अगर आप इसको आगे नहीं भी सॉल्व करते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए था कि ये जो इथेनोइक एसिड आया है हमारा, एसिटिक एसिड आया है, सोडियम कार्बोनेट के साथ मतलब नहीं, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में कौन कंपाउंड है जो रिएक्ट करके CO2 बनाता है। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे कि वो है हमारा एसिटिक एसिड। इस तरह से आप इसको निकाल सकते थे। यानी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे लेवल का है क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि एंटी फ्रीज के तौर पे कौन काम करता है कार में, दूसरा इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराने पे हमको क्या मिलता है, तीसरा कि मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको बेकिंग सोडा के साथ में मतलब उसका रिएक्शन करवाने पे इफरवेसेंस बनता है यानी CO2 बनता है। तो इस तरह से इसमें कई सारी नॉलेज को एक साथ जोड़ दिया गया। तो क्या हो जाएगा? एक्स एंड वाई पूछा है, वाई क्या है हमारा? इथेनोइक एसिड। तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यू हैव 4 क्लोज्ड कंटेनर A, B, C एंड D containing CH4, N2, H2 and CO2 respectively. If the mass of gas in each container is 10 gram, which one of the 4 containers would have the maximum number of molecule of gas? अभी हमने इसके बारे में आपको बहुत ही मस्त डिटेल से एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है और अब हम दिखाते हैं इसका एक सेकंड पहलू, मतलब इस तरह से क्वेश्चन और कैसे पूछा जाता है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, उसी से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मास अपॉन मोलर मास इक्वल नंबर
ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na यानी अवोगाड्रो नंबर। अब देखिए आपसे क्या दिया है, आपको दिया है 10 ग्राम यानी मास दिया है। ईच इन गैस, जितने भी गैस है यहाँ पे चारों का मास कितना दिया है 10 ग्राम। और मोल्स की कहीं बात नहीं की गई है, यानी मोल्स हम नहीं लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा कंटेनर है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो अब यहाँ से हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल क्या हो जाएगा, मैं अभी लिख के इसको मिटा दूंगी, लिख लो साथ साथ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबका मास कितना दिया है 10 ग्राम दिया है, मोलर मास आप फाइंड करिए और फटाफट आंसर निकाल लीजिए। तो एक बार इसको जूम करके और हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। आपको यहाँ पे CH4N2H2CO2 4 गैसेस दी गई हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। ये जो है यहाँ से हम निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं CH4 हमारा गैस है, मास कितना है 10 ग्राम, मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, 12 4 16 इंटू Na की वैल्यू हमेशा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी देखना कैसे सॉल्व होगा। ये हो गया। और हम यहाँ पे ले लेते हैं सेकेंड N2 गैस, यही है हमारा ना 10 अपान N2 का क्या हो जाएगा, N का 14, 14 दूनी 28 इंटू Na। उसके बाद आप क्या लेंगे H2 का क्या हो जाएगा 10/2 इंटू Na। उसके बाद हम क्या ले लेंगे CO2, 10 तो सबका दिया ना, मास अपन मोलर मास हमने आपको निकालना बता ही दिया। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 12 32 44, अभी भी हमने निकाला था ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जो एक बार आया था। अब देखो क्या करेंगे, Na तो सब में कॉमन है। अब इसको कट करिए। जब आप इसको कट करेंगे तो ये होगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, क्या है ये CH4, C का हो गया 12, 12 4 16, 12 4 16, 6 6 12, 12 4 16, ठीक है 5/8 Na। उसके बाद ये हो गया, इसको कट करेंगे तो 5, 2 5 जा 10 और ये हो गया 2 1 2, 2 4 जा 8, 5/14 और इसको कट करेंगे, ये हो गया 5, इसको कट करेंगे तो ये हो गया 5 और यहाँ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 5/8 Na। यहाँ कितना आ गया 5/14 Na। यहाँ कितना आ गया 5 Na। यहाँ कितना आ गया 5/22 Na। अब आपसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ होंगे। अब देखो 5 छोटा है 8 बड़ा है, 5 छोटा है 14 बड़ा, 5 छोटा 22 बड़ा, यानी इससे जब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो सब में छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन 5 Na यहाँ कुछ डिवाइड करने वाला है नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 Na। लेकिन 5 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो कम आएगी, खासकर उससे बड़े नंबर से। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू इन तीनों की कम आएगी। आपसे पूछा है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो किस में हो जाएंगे H2 में। किस में हो जाएंगे H2 में। लेकिन यहाँ पे और एक दिमाग लगाओ, अगर मान लो आपसे पूछता सबसे कम नंबर किस में है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 5/8 है, 14 है, 22 है, तो आप ये सोचते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर सबसे कम वैल्यू, तो ये सबसे कम मॉलिक्यूल इसमें होंगे, उसके बाद इसमें, फिर इसमें और सबसे ज़्यादा इसमें। तो क्या हो गया H2 में कितना आया 5। H2 किस नंबर पे है, थर्ड पे, C क्या है H2, यानी H2 में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं 5 Na। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना आ गया। देखो उसी एक कॉन्सेप्ट के बेस पे दो क्वेश्चन पूछा गया, तो इस वजह से प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है which ऑफ दीज स्टेटमेंट इज या आर ट्रू अबाउट सोल्डर के बारे में क्या सही है। इट इज एन एलॉय ऑफ PB एंड SN, तो बिल्कुल सही है, जो सोल्डर होता है वो PB SN का क्या होता है, लेड और टिन का एलॉय होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल, ये जो है यूटेंसिल को बनाने में यूज होता है, ऐसा तो नहीं है।
इट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। तो आपको सोल्डर तो पता है ना, सबके घरों में लगा होता है, तो इसको जो है इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज होता है, तो बिल्कुल सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ CU इज एडेड टू मेक इट हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, A एंड C। A एंड C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो सोल्डर होता है PB और SN का, यानी लेड और टिन का क्या होता है, एलॉय होता है, और इसको इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट रिमूव्ड द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द प्लांट इज स्टिल ग्रोइंग इन लेंथ। मतलब एक एक्सपेरिमेंट में एक स्टूडेंट ने क्या किया, ये एक शुगर प्लांट है तो उसके टिप को रिमूव कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द प्लांट इज स्टिल ग्रोइंग, मतलब ग्रोइंग, यहाँ से इसको कट करने के बाद भी शुगर केन क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। इट मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी वजह से हो रहा, देखो एपिकल मेरिस्टेम तो होगा नहीं क्योंकि ये टिप पे होता है। कैम्बियम तो मोटाई बढ़ाता है, लेटरल मेरिस्टेम भी क्या करता है, मोटाई बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी लंबाई को बीच से बढ़ाने वाला कौन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द pH ऑफ वाटर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम अ रिवर वॉज फाउंड टू बी एसिडिक इन रेंज ऑफ 3.4 to 4.6 on the bank of river were several factories that were discharging effluent into the river. Effluent polluting the river and disturbing the pH of water are most likely to be, मतलब pH जो है, pH रेंज जो है रिवर का कितना है, हो गया 3.4 to 4.6 हो गया, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो बोला जा रहा है कौन सी फैक्ट्री के वजह से ऐसा हो सकता है, कौन सी फैक्ट्री उसके किनारे है जो उसकी पीएच को इतना ज़्यादा, मतलब उसको इतना ज़्यादा जो एसिडिक बना रही है। तो याद रखना यहाँ पे आप इसको पीएच वैल्यू से निकाल सकते हैं। आपको पीएच वैल्यू दी गई है 3.4 to 4.6, तो इसको पीएच वैल्यू से डायरेक्ट निकालिए। जो लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होता है वो पीएच को 3.4 से 4.6 तक लेके, मतलब उसको एसिडिक बनाता है। जो सोप और डिटर्जेंट होता है वो पीएच लेवल को, उसका रेंज होता है 5.5 to 8, और जो एल्कोहल डिस्टिलरी होता है वो उसका पीएच रेंज 5.5 से 6.5 होता है। और जो प्लास्टिक टॉयज होता है वो यहाँ पे मतलब एसिडिक नहीं, वो बेसिक इफ्लुएंट्स वहाँ से निकलता है, यानी कचरा, वो बेसिक इफ्लुएंट होता है। तो बेसिक के वजह से इसको तो कट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन बनाता है, वो होता है लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। और अगर आपसे पीएच रेंज 5 to 6 दे तो आप एल्कोहल समझ जाना, और 5 to 8 दे तो आप समझ जाना सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या दिया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस है, मतलब ये अगर आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो इजीली पता हो जाएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड किस लिए यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने को नहीं है। राइट हैंड थंब रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी बिल्कुल सही है। अब मतलब अगर यहाँ पे कुछ चेंज कर देता तो हम समझ जाते कि ये फॉल्स है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इन आवर कंट्री द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव करंट चेंजेज आफ्टर एवरी 0.02 सेकेंड। यहाँ पे 0.02 सेकेंड नहीं, यहाँ पे है 0.01 सेकेंड। तो अगर आप पढ़े रहेंगे आपको पता होगा और आप समझ लेंगे क्या गलत है, तो ये जो है ये फॉल्स है। एडवांटेज ऑफ डीसी ओवर एसी इज दैट द इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंस प्लेसेस विदाउट एप्रिसिएबल लॉस ऑफ एनर्जी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे फॉल्स क्या है, सी, तो सही क्या है, ए बी एंड डी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन करने को नहीं है। आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस काम आता है और ये राइट हैंड थंब रूल किस काम आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन यहीं पे होता है क्योंकि हमने
NVS, एक सेकेंड, हमने NVS 2022 नवंबर 29 के 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। देखो 80 क्वेश्चन हमने 3R प्लस में जो है डिस्कस किए हैं। मैंने आपको 80 क्वेश्चन 3 पार्ट में डिस्कस कराया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसी से हमें एक गेस लगता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो आप जो ये कमेंट करते रहते हैं इधर उधर कि 11 12 पढ़ना कि नहीं, 9 10 पढ़ना है कि नहीं, तो आप कुछ मत करिए, प्रीवियस ईयर उठा लीजिए और देख लीजिए। अगर 9 10 पढ़ के ही क्वेश्चन आपके बन जाते हैं सारे, तो वेल एंड गुड, आप 9 10 पढ़िए, 11 12 मत पढ़िए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि 9 10 पढ़ के आपके सारे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के बनाए गए हैं और ये 11 12 बिना पढ़े आप नहीं कर सकते। तो 11 12 कहाँ से पढ़ना, कैसे कवर करना, हमने आपको सब कुछ बताया है। बाकी प्रीवियस ईयर हम आपको सारा करवाएंगे। अभी एनवीएस का एक किया हमने, 28 नवंबर का भी हम करवाएंगे, 2016 2019 का भी करवाएंगे, 80 क्वेश्चन जो भी है। उसके बाद बिहार टीजीटी भी करवाएंगे, उसके बाद DSSS भी और करवाए हैं, और उसको अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो करवाने हैं, कई सारे सेट हैं उसके। उसके बाद यूपी टीजीटी भी करवाएंगे। उसके बाद आपको जितने, मतलब ये मान के चलिए जितने भी टीजीटी होते हैं सबको ढूंढ के उसको कहीं से भी हम आपको पूरा प्रीवियस ईयर करवाएंगे और ये बताएंगे कि देखिए आपको मतलब 11 12 पढ़ना भी जरूरी होता है, केवल 9 10 पढ़ के क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको सब कुछ समझ आया कि नहीं, आप अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।